हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार अपने YouTube चैनल फर्स्ट राइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में चैप्टर नंबर 16, जहां पे क्या बात हुई है, जिला परिषद के कार्य व कर्तव्यों की बात हुई है, यानी कि फंक्शन एंड द ड्यूटीज ऑफ द जिला परिषद। भाई दोस्तों याद कीजिए, जिस भी बच्चे ने हरियाणा ग्राम सचिव का एग्जाम दिया है, क्या ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि जिला परिषद के कार्य व कर्तव्य किस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या था? 16 आएगा भाई। क्या आएगा भाई? 16 आंसर आएगा। अब बात आती है कि ये आंसर हम बिना याद किए किस प्रकार की कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ग्राम पंचायत में चैप्टर कहां से कहां तक हैं। चैप्टर 3 से चैप्टर 6 तक किसकी बात हुई है? ग्राम पंचायत की बात हुई है। चैप्टर 7 से चैप्टर 12 तक किसकी बात हुई है? पंचायत समिति की बात हुई है। और इसके साथ साथ में चैप्टर 13 से चैप्टर 18 तक किसकी बात हुई है? जिला परिषद की बात हुई है। भाई दोस्तों, अगर मान लिया आप एग्जाम के अंदर ये भूल जाते हैं कि कौन से चैप्टर के अंतर्गत कौन सा टॉपिक आता है, यानी कि उसके कार्य आते हैं या फिर जिला परिषद के टैक्स आते हैं, तो कई बार क्या होता है, एग्जामिनर आपके लिए बिल्कुल सहूलियत कर देता है। क्या करता है कि आपके ऑप्शन एक तो जिला परिषद से देगा और फिर और ऑप्शन या तो ग्राम पंचायत से देगा या फिर पंचायत समिति से। बस वो ये जानना चाहता है कि आपने किस प्रकार पढ़ा है। भाई आपको ये पता है कि इनका डिवीजन किस प्रकार है, कौन सी चैप्टर के अंतर्गत इन चैप्टर का ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद में किस प्रकार डिवीजन है। ठीक है, तो भाई हमने लास्ट क्लासेज के अंदर क्या पढ़ा है? जिला परिषद के गठन के बारे में पढ़ा है, जिला परिषद के कार्यों के संचालन के बारे में भी पढ़ा है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उन सभी वीडियोज का लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारी जो पहली धारा है, अच्छा भाई इसके साथ में हम बात करते हैं कि भाई जो चैप्टर 13 से चैप्टर 18 तक तो किसकी बात हुई है? भाई जिला परिषद के कार्य व कर्तव्यों की बात हुई है, लेकिन चैप्टर 16 में धाराएं कहां से कहां तक है? तो भाई इसमें धाराएं हैं भाई आपकी 137 से 143 तक। भाई 137 से 143 तक की धाराएं कहां पे हैं? चैप्टर 16 के अंतर्गत आती हैं। यह भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए चैप्टर 16 के अंतर्गत जो धाराओं की रेंज क्या है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, कहां से स्टार्ट होती हैं और कहां पे खत्म होती हैं। तो आपको बताना होगा कि 137 से स्टार्ट होती है और 143 पे जाके खत्म होती है। भाई ठीक है, तो अभी शुरुआत करते हैं। धारा 137। भाई धारा 137 में क्या दिया गया है? जिला परिषद के कार्य व कर्तव्य, यानी कि ड्यूटीज एंड द फंक्शन ऑफ द जिला परिषद। भाई धारा 137 में जिला परिषद के कार्य व कर्तव्यों की बात हुई है। दोस्तों आप सभी को पता है कि जिला परिषद क्या करेगी? अपने एरिया के अंदर विकास के कार्यों का संचालन करती है। जितने भी विकास के कार्य हैं उन सभी का क्या करती है? संचालन करती है। इसके साथ साथ में जिला परिषद का नियंत्रण किसके ऊपर होता है, देखरेख किसके ऊपर करती है? भाई तो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के कार्यों की देखरेख कौन करती है? भाई वो भी जिला परिषद करती है। ये भी उसका एक कार्य है। ठीक है, सुपरविजन ऑफ द ग्राम पंचायत एंड दी पंचायत समिति। इसके साथ साथ में सरकार को यह भी बताती है कि जो भी विकास के कार्य किए जाते हैं उस क्षेत्र में, तो सरकार को यह भी बताती है कि कहां किस जगह के ऊपर कौन सा कार्य करता है, यानी कि उसको एडवाइस भी दे सकती है। भाई ठीक है, इसके साथ में यह भी कहा गया है कि सरकार जब पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के बीच में कार्यों का बंटवारा करती है, तब क्या है कि जिला परिषद उसको क्या देती है? सलाह देती है। भाई ठीक है, भाई देख लेते हैं, बहुत ज्यादा कार्य हैं, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। भाई ठीक है, तो कहा गया है कि जिला परिषद पंचायत समिति को सलाह, नियंत्रण व एक साथ मिलकर कार्य कर सकती है, यानी कि पंचायत समिति को सलाह देगी और पंचायत समिति के साथ मिलकर विकास के कार्यों का संचालन करेगी। भाई ठीक है, इसके साथ में कहा गया है कि जिला परिषद पंचायत समिति की मांग पर उसको सलाह दे सकती है या फिर सरकार के कहने पर पंचायत समिति को किसी मुद्दे के ऊपर क्या कर सकती है? सलाह दे सकती है, एडवाइस दे सकती है। और इसके साथ में पंचायत समिति के लिए विकास के कार्यों के लिए प्लान तैयार करती है। पंचायत समिति के लिए विकास के कार्यों का प्लान तैयार करती है और ग्राम पंचायत के लिए कौन करती है? फिर पंचायत समिति करेगी। भाई ठीक है, इसके साथ में कहा गया है कि सरकार को विकास के कार्यों में सलाह देती है। सरकार को विकास के कार्यों में सलाह देती है। तो भी दोस्तों क्या है कि सरकार खुद तो कार्य करने आएगी नहीं,
या तो वो अपना कार्य पंचायत समिति को देगी, या फिर जिला परिषद को देगी, या फिर ग्राम पंचायत को देगी। और आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार किसको देगी, जिला परिषद को देगी। जिला परिषद अपने कुछ कार्य पंचायत समिति को दे सकती है, पंचायत समिति अपने कुछ कार्य किसको दे सकती है, ग्राम पंचायत को दे सकती है। वो सब हमने पढ़ा है किस धारा के अंतर्गत, ठीक है। इसके साथ साथ में पंचायत समिति का जो बजट तैयार होता है उसकी भी जांच करती है। दोस्तों आप सभी लोग कमेंट में ये बताएं कि पंचायत समिति के बजट की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है। पंचायत समिति के बजट की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है। दोस्तों आप ये लोग कमेंट में बताएं, हमने बिल्कुल डिटेल में आपको ये सब पढ़ाया है भाई, ठीक है। जिला परिषद सरकार की अनुमति से पंचायत समिति के लिए फंड से कुछ हिस्सा ले सकती है, यानी कि सरकार की अनुमति से जिला परिषद पंचायत समिति के फंड से कुछ हिस्सा ले सकती है, यानी कि कुछ पैसे ले सकती है भाई, ठीक है। और इसके साथ में कहा गया है कि जब सरकार उसको आदेश देती है, जिला परिषद को जब कभी भी कोई आदेश देती है तब क्या करती है, जिला परिषद पंचायत समिति व ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं, प्रशासनिक कार्य हैं, उनकी जांच करती है, उनके ऊपर नियंत्रण रखती है भाई। तो भाई ये सभी कार्य किसके हैं भाई, ये सभी कार्य जो इंपॉर्टेंट जो कार्य हैं वो किसके हैं भाई, जिला परिषद के। बस आप ये समझें कि जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत के विकास के कार्यों में मदद करती है, उनके ऊपर नियंत्रण रखती है, उनके ऊपर देखरेख रखती है। इसके साथ साथ में पंचायत समिति या ग्राम पंचायत से रिलेटेड अगर कुछ विकास के कार्य हैं वो सरकार को भी बताती है भाई, कुछ सरकार को भी बताती है। और सरकार को ये भी बताती है कि पंचायत समिति और जिला परिषद के पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के बीच में विकास के कार्यों का बंटवारा किस प्रकार करना है, तो भाई उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे भाई। ये याद क्या रखना है कि धारा 137 के अंतर्गत आते हैं। इतनी चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी, इसलिए क्या है कि आपको समझाया इसलिए जाता है कि आप सभी को पता चल जाए कि कार्य क्या होते हैं भाई। आपको याद रखना है कि धारा 137 के अंतर्गत कार्यों की बात हुई है। धारा 138 भाई, धारा 138 में हम पढ़ेंगे जिला परिषद। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले तो इसका, ठीक है। धारा 138 में क्या दिया गया है कि जिला परिषद की सरकार हेतु कार्य करने और तकनीकी सलाह देने की शक्ति, यानी कि पावर ऑफ द जिला परिषद टू अंडरटेक द वर्क्स ETC ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू टेंडर द टेक्निकल एडवाइस। क्या कहा गया है भाई, जो कार्य सरकार को करने होते हैं, कुछ कार्य सरकार को करने होते हैं तो क्या करती है जिला परिषद, उन कार्यों को अपने पास ले लेती है। अपने पास लेने की शक्ति होती है, बस ये क्या है कि कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, उनका पालन करना होता है। इसके साथ में क्या दे सकती है, उसको तकनीकी सलाह भी दे सकती है। सरकार को तकनीकी सलाह देने की भी क्या है, जिला परिषद के पास शक्ति है। किस धारा के अंतर्गत है भाई, धारा 138 के अंतर्गत। तो भी दोस्तों इसमें आप क्या समझे कि मान लिया कि जिला परिषद के अंडर में कुछ स्कूल हैं, कुछ हॉस्पिटल हैं, या फिर कुछ निर्माण कार्य हैं, यानी कि वो सभी करने किसको हैं, सरकार को करने हैं। अब कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ जिला परिषद क्या करेगी, जिला परिषद सरकार को बताएगी कि ये हमारे एरिया के अंदर है, हम इन कार्यों का संचालन करेंगे। या फिर जब सरकार ये कार्य किसी और से करवाए तो जो जिला परिषद है वो ये बताएगी कि कहाँ पे कौन कौन से कार्य करने हैं। तो ये जिला परिषद की शक्ति होती है, एक प्रस्ताव के द्वारा बताए, चाहे वो डायरेक्ट सरकार को बताए भाई, ठीक है। तो भाई किस धारा के अंतर्गत है ये, धारा 138 के अंतर्गत। धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप धाराएं जरूर याद रखें भाई, ठीक है भाई। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा 139 में क्या दिया गया है, कमेटीज की बात हुई है, यानी कि समिति की बात हुई है कि जिला परिषद कौन कौन सी कमेटीज का गठन कर सकती है। तो भाई दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है कि कौन सी कमेटीज का गठन होगा। जैसे कि पंचायत समिति में क्या था, जर्नल कमेटी का गठन होगा, ऑडिट कमेटी का गठन होगा, सोशल जस्टिस कमेटी का गठन होगा। वहाँ पे 3 कमेटीज के बारे में बात हुई थी, यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है। क्या कहा गया है कि जिला परिषद अपने कार्यों का संचालन करने के लिए किसी भी कमेटी का गठन कर सकती है। जो जिला परिषद चाहे किसी भी कमेटीज का गठन कर सकती है कार्य के अनुसार भाई, ठीक है। अब पंचायत समिति की बात करते हैं भाई। जिला परिषद में किस धारा के अंतर्गत कमेटीज का गठन होगा, धारा 139 के अंतर्गत। पंचायत समिति में बात करें तो किस धारा के अंतर्गत कमेटीज के गठन की बात हुई है, धारा 83 के अंतर्गत भाई।
इसके साथ में बात करते हैं कि ग्राम पंचायत में कौन सी धारा के अंतर्गत कमेटीज के गठन की बात हुई है, तो धारा 22 के अंतर्गत। याद रखें भाई आप, यहां पे धारा क्या है 83 है और यहां पे धारा कितनी है 22 है। तो ये ग्राम पंचायत की, पंचायत समिति और जिला परिषद की। तो भाई दोस्तों अगर आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएंगे धाराओं का तो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी भाई। क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। और जो भी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं हम साथ साथ में बता रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट धारा है वहीं पे हम बता देते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट धारा है, इसको तो जरूर याद रखें भाई। और धाराओं को स्किप भी किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या है कि भाई कमेटीज में क्या बात हुई है कि किसी भी कमेटी का गठन किया जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है भाई, तो भाई इन कमेटीज का जो एक्स ऑफिस चेयरमैन कौन होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि एक्स ऑफिस चेयरमैन कौन होगा भाई। एक्स ऑफिस चेयरमैन भाई, इन कमेटीज का एक्स ऑफिस चेयरमैन कौन होगा भाई, तो कहा गया है कि प्रेसिडेंट भाई। प्रेसिडेंट इन सभी कमेटीज का क्या होगा, एक्स ऑफिस चेयरमैन होगा, प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष भाई। और बात करें चेयरमैन की तो ये सभापति, या फिर इसको बोल सकते हैं एक्स ऑफिस हिंदी में देखिए भी पदेन लिखा हुआ है, पदेन सभापति भाई, पदेन सभापति। अब भाई पदेन को फिर से आपको समझना पड़ेगा कि क्या है भाई, ये एक्स ऑफिस को भी समझना पड़ेगा। तो एक्स ऑफिस क्या है कि किसी व्यक्ति के पास या किसी अधिकारी के पास पहले से कोई पद है, जब उसको अतिरिक्त पदभार दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स ऑफिस मेंबर बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलेंगे, पदेन बोलेंगे। तो भाई जिला परिषद की कमेटियों, जिला परिषद की जितनी भी कमेटी हैं उनका एक्स ऑफिस चेयरमैन कौन होता है भाई, वो होता है भाई प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष होता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि एक्स ऑफिस सेक्रेटरी कौन होता है भाई। दोनों एक्स ऑफिस है भाई, दोनों क्या है, एक्स ऑफिस है भाई, एक्स ऑफिस सेक्रेटरी भाई। एक्स ऑफिस सेक्रेटरी जिला परिषद का कौन होता है, तो कहा गया है कि ये होता है भाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाई। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या होता है, एक्स ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ द एवरी कमेटीज ऑफ द जिला परिषद। जिला परिषद की हर कमेटी का एक्स ऑफिस सेक्रेटरी कौन होगा भाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। उसकी हर कमेटी का एक्स ऑफिस चेयरमैन यानी कि सभापति कौन होगा भाई, वो होगा भाई प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष भाई। तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। धारा 139 के अंतर्गत कमेटीज की बात हुई है, फिर कमेटीज में एक्स ऑफिस चेयरमैन कौन होगा भाई, प्रेसिडेंट होगा, और एक्स ऑफिस सेक्रेटरी कौन होगा भाई, कौन होगा भाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। बार बार बताने का मतलब यह है कि आपको साथ साथ में याद हो जाए, बाद में आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े भाई, ठीक है। और धारा 83 के अंतर्गत है पंचायत समिति, और धारा 22 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की कमेटी की बात हुई है। तो भी दोस्तों एक क्वेश्चन आता है साथ में, देखिए हमने दोनों के सामने एक्स ऑफिस लिखा है। एक्स ऑफिस चेयरमैन, देखिए प्रेसिडेंट तो क्या होता है, प्रेसिडेंट तो क्या होता है कि जिला परिषद का मेंबर होता है, लेकिन हमने यहां पे उसके लिए लिखा है कि एक्स ऑफिस चेयरमैन, एक्स ऑफिस लगाया है। तो भाई आप याद करें कि ये जिला परिषद की बात नहीं हो रही, जिला परिषद के मेंबर्स को मिला के एक अलग से कमेटी गठित की जाती है, अलग से कमेटी गठित की जाती है। उसका जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होगा, उस कमेटी का एक्स ऑफिस चेयरमैन होगा, क्योंकि इसके पास पहले से कोई पद है। जिला परिषद का कोई पद है, अब कमेटीज का अतिरिक्त पदभार डाला गया है इसके ऊपर, इसलिए एक्स ऑफिस चेयरमैन बोला जाएगा। उसी प्रकार जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उसके पास भी पहले से कोई पद है। अब भाई कौन हो सकता है ये कौन हो सकता है, आप कमेंट के अंदर बताएं, नहीं तो हम ही बता देते हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यानी कि उपायुक्त होता है भाई। क्या कौन होता है, उपायुक्त। अतिरिक्त उपायुक्त क्या होता है भाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। या फिर उपायुक्त नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि सरकार के द्वारा कोई भी अधिकारी चुना गया है उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना सकते हैं। या तो होगा एडीसी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, या फिर सरकार द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी अधिकारी भाई, ठीक है। अब बात करते हैं भाई धारा 140 में क्या बात हुई है, प्रोसीजर ऑफ कमेटी यानी कि कमेटीज की प्रक्रिया के बारे में बात हुई है, समिति की प्रक्रिया।
समिति की प्रक्रिया किस प्रकार होगी, तो कहा गया है कि जिला परिषद इन कमेटीज के इलेक्शन से रिलेटेड, इन कमेटी के इलेक्शन से रिलेटेड यानी कि चुनाव से रिलेटेड या फिर इनके अंदर जो बिजनेस का संचालन किस प्रकार होगा, कार्यों का संचालन किस प्रकार होगा, इससे रिलेटेड रूल और रेगुलेशन यानी कि नियम बनाएगी। भाई नियम बनाएगी, किस धारा के अंतर्गत बनाएगी, धारा 140 के अंतर्गत। इसके साथ साथ में ये भी कहा गया है कि इन कमेटीज का जो चेयरमैन है, इन कमेटीज का जो चेयरमैन है वो क्या करेगा भाई, वो जिला परिषद के अधिकारी से, ध्यान से समझिए भाई इसे, इन कमेटीज का जो चेयरमैन है कौन है भाई, प्रेसिडेंट है। इन कमेटीज का चेयरमैन क्या कर सकता है कि जिला परिषद के अधिकारी से कोई भी डॉक्यूमेंट किससे रिलेटेड, जिस कार्य के लिए कमेटी बनी है, मंगवा सकता है। जिला परिषद के अधिकारी से चेयरमैन कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है। अब बात आती है कि जिला परिषद का अधिकारी कौन है, जिला परिषद का अधिकारी कौन है भाई। जिला परिषद के अधिकारियों के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, कौन होते हैं भाई, या तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, या फिर कौन होता है, अकाउंट ऑफिसर लेखाधिकारी होता है, या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर उप लेखाधिकारी होता है, और इसके साथ में यानी कि सहायक लेखाधिकारी, उप नहीं भाई, सहायक लेखाधिकारी, या फिर इसके साथ में डिप्टी सीईओ यानी कि उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाई। ठीक है, तो जिला परिषद के अधिकारी से कोई भी रिपोर्ट मांग सकता है और उसकी क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। इसके साथ साथ में एक और दिया गया है भाई, क्या दिया गया है देखिए, कि हर कमेटी में जिला परिषद के अधिकारी की उपस्थिति जरूरी है। तो जिला परिषद का कोई अधिकारी है, हर कमेटी में उसकी उपस्थिति बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, इसके साथ में यह भी दिया गया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमेटी की इंस्ट्रक्शन पर नोटिस जारी करता है और अधिकारी की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक नोटिस जारी करता है भाई, नोटिस जारी करता है अधिकारियों को और उनकी उपस्थिति को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। आपको सभी चीजें इसलिए बताई जा रही हैं, जब आप बेयर एक्ट से पढ़ने लगेंगे तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे हम उन चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको बेयर एक्ट बहुत जल्दी समझ में आ जाए, या फिर बेयर एक्ट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी बेयर एक्ट के अंदर लिखा गया है सभी हमने यहाँ पे कराया है, एक एक लाइन को कराया गया है, किसी को छोड़ा नहीं गया है। इसलिए एग्जाम्स में अगर हरियाणा पंचायती राज से कोई भी क्वेश्चन आता है तो भाई वो हमारे पढ़ाए हुए से बाहर आने की संभावना बहुत ही कम है। ये नहीं कह सकते आएगा नहीं, लेकिन संभावना बहुत कम है। जब हम पूरा ही बेयर एक्ट पढ़ लेंगे तो फिर बचेगा क्या। ठीक है, तो भाई ये थी धारा 139 कमेटीज के गठन की बात हुई, और क्या है कि धारा 140 यानी कि समिति की प्रक्रिया की बात हुई है। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं धारा 141 में क्या दिया गया है कि जिला परिषद के द्वारा अपनी शक्तियों का सौंपन यानी कि डेलीगेशन ऑफ पावर बाय द जिला परिषद। तो भाई क्या कहा गया है, धारा 141 के अंतर्गत कहा गया है कि जिला परिषद, जो कि जिला परिषद की शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों को किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकती है भाई, किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकती है। अब वो अन्य व्यक्ति कौन है भाई, तो भाई कहा गया है या तो वो अपनी शक्तियां मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर कोई और अधिकारी को सौंप सकती है। किस धारा के अंतर्गत, 141 के अंतर्गत। तो आपको याद क्या रखना है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंपेगी या फिर किसी और अधिकारी को सौंप सकती है भाई, अन्य किसी अधिकारी को सौंप सकती है। किस धारा के अंतर्गत, धारा 141 के अंतर्गत। दोस्तों बार बार इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको सभी धाराएं साथ साथ में याद हो जानी चाहिए। जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो आप अपने माइंड के अंदर रिवाइज कीजिए सभी धाराओं को, जो 6-7 धाराएं हम एक वीडियो के अंदर पढ़ते हैं, तो भाई आपको साथ साथ में याद हो जाएंगे भाई। अब इसके साथ में थोड़ा रिलेट कर लेते हैं कि भाई पंचायत समिति, तो पंचायत समिति भी अपनी शक्तियों को, जितनी भी उसके पास शक्तियां होती हैं, वो किसी अन्य अधिकारी को सौंप सकती है। किसको सौंपेगी भी बताइए भाई। यहाँ पे जिला परिषद जब वो शक्तियां मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर और किसी अधिकारी को सौंप रही है, तो पंचायत समिति किसको सौंपेगी भाई, तो पंचायत समिति सौंपेगी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि मुख्य हटा दो भाई, इसमें से क्या हो जाएगा कार्यकारी अधिकारी।
कार्यकारी अधिकारी या फिर और किसी अधिकारी को भी। ठीक है भाई, किस धारा के अंतर्गत भाई? तो धारा 86 भाई। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब लिखते हैं कि धारा 86। तो धारा 86 के अंतर्गत पंचायत समिति अपनी शक्तियों का सौंपन कर सकती है किसको? कार्यकारी अधिकारी को या फिर किसी अन्य अधिकारी को भी। ठीक है, तो साथ साथ में थोड़ा रिलेट करते चलें भाई। अब बात करते हैं धारा 142। 142 में क्या दिया गया है कि जिला परिषद की सामान्य शक्तियां यानी कि जर्नल पावर्स ऑफ दी जिला परिषद भाई। तो ये जो भी चैप्टर 16 है, क्या है भाई? इसमें जिला परिषद के कार्य व कर्तव्य। तो भाई सभी में कहीं ना कहीं जिला परिषद की शक्तियां हैं, बस वो क्या है कि वो शक्तियां अलग अलग हैं, अलग अलग धारा के कोरस्पोंडिंग अलग अलग शक्तियां हैं भाई। ठीक है, तो धारा 142 में बात हुई है कि भाई जो सामान्य शक्तियों की बात हुई है, जिला परिषद की सामान्य शक्तियों की बात हुई है। तो भाई देख लेते हैं कौन सी सामान्य शक्तियां हैं भाई। ठीक है, वैसे तो शक्तियां क्या हैं, क्या इसके कार्य व कर्तव्य हैं कि भाई जो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति के ऊपर क्या रखती है? निगरानी रखती है, या फिर विकास के कार्यों में सरकार की मदद करती है, सरकार को एडवाइस भी दे सकती है, या कार्यों का बंटवारा भी कर सकती है। ये तो किसके अंतर्गत आया था भी? हमारा धारा 137 के अंतर्गत था भाई। और अब हम जो पढ़ रहे हैं धारा 142, जिसमें सामान्य शक्तियों की बात हुई है। थोड़ा थोड़ा याद रखें भाई साथ में। तो क्या कहा गया है कि जिला परिषद को जो भी कार्य सौंपे जाते हैं, वहां भी ये बात हुई थी, जिला परिषद को जो भी कार्य सौंपे जाते हैं वह उन कार्यों का पूरे तरीके से संचालन करेगी। ये सभी में लिखा हुआ है, धारा 137 में भी लिखा हुआ है और धारा 142 में भी लिखा हुआ है। इसके अलावा क्या है कि सरकार के साधारण व विशेष आदेश पर जिला परिषद, जब सरकार जिला परिषद को या तो कोई क्या होगा कि सिंपल ऑर्डर पास करेगी, सिंपल आदेश देगी, या फिर कोई क्या होगा कि स्पेशल आदेश दिया जाएगा भी जिला परिषद को, उसमें जिला परिषद क्या करेगी? तो कहा गया है कि शिक्षा व स्वास्थ्य पर खर्चा कर सकती है। शिक्षा व स्वास्थ्य के ऊपर जिला परिषद अपने फंड से क्या कर सकती है? खर्चा कर सकती है। कहाँ पे? जो इसके जुरिडिक्शन से बाहर है, जो जिला परिषद के जुरिडिक्शन से जो कार्य बाहर हैं उनके ऊपर भी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके खर्चा कर सकती है भाई। ठीक है, तो क्या है? ये कुछ सामान्य शक्तियां हैं, याद रखें भाई। फिर क्या है कि कोई भी कार्य जो कि स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति को बढ़ावा देता है, तो भाई जिला परिषद के अंतर्गत जितने भी जो व्यक्ति आते हैं, जितने भी जो लोग हैं, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देखिए भाई। शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर उनकी सुरक्षा, उसके सामाजिक, आर्थिक और उनके सांस्कृतिक सभी को जो बढ़ावा दे, ऐसे कार्य भी क्या कर सकती है? जिला परिषद कर सकती है। किसकी अनुमति से करेगी भाई? सरकार बताएगी कि भी आप ये कार्य कर सकते हैं। कौन से कार्य? जो कि क्या करेंगे? शिक्षा को बढ़ावा देंगे, स्वास्थ्य को बढ़ावा देंगे, किसी की सिक्योरिटी को बढ़ावा देंगे, किसी की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी चीज़ों को क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे। ऐसे कार्य जिला परिषद कर सकती है। किस धारा के अंतर्गत? धारा 142 के अंतर्गत। दोस्तों, कुछ धाराएं इंपॉर्टेंट हैं और कुछ धाराएं क्या है कि आपको डायरेक्ट याद ही रखनी है। तो उनमें यही धाराएं आती हैं कि भाई धारा 141 है, जिला परिषद के द्वारा अपनी शक्तियों का सौंपन है। और फिर धारा 142 में यानी कि जर्नल जो पावर है जिला परिषद की, तो इसमें ज़्यादा आपको डिटेल के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बना सकता। डायरेक्ट धारा के अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका बन ही नहीं सकता। अब क्वेश्चन कहाँ बनते हैं? क्वेश्चन कमेटी से बन जाएंगे भाई, या फिर इसके जो इतने भी जो कार्यकारी अधिकारी हैं जो हमने पढ़े हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं भाई। ठीक है, किसी व्यक्ति का जिक्र होना चाहिए, वहां पे क्वेश्चन बनेगा कि एक्स ऑफिस मेंबर कौन है, एक्स ऑफिस चेयरमैन कौन है, या फिर एक्स ऑफिस सेक्रेटरी कौन है। ठीक है, जो हमने कमेटीज में पढ़े हैं भाई अभी। इसके बाद बात करते हैं धारा 143। धारा 143 में कहा गया है कि मोड ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने की बात हुई है। तो भाई इसमें भी आपको डायरेक्ट क्या याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट की पावर किस धारा के अंतर्गत है? धारा 143 के अंतर्गत है। साथ साथ में एक चीज और बता देते हैं कि जिला परिषद की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करेगा कौन भाई? जिला परिषद की तरफ से अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना हुआ तो कौन करेगा भाई? कहा गया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेगा भाई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेगा। कितने रुपए तक का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा भाई? ये सब सरकार टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है भाई। सरकार के दिशा निर्देश के ऊपर काम करेगा, लेकिन जिला परिषद की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा?
मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेगा। या फिर कुछ और भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जिला परिषद की मंजूरी से करने होते हैं। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट पास किए जाएंगे, यानी कॉन्ट्रैक्ट आप समझ सकते हैं अनुबंध या फिर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट आपको याद रह जाएगा। और हिंदी में देखा जाए तो अनुबंध बनाने की शक्ति, तो वही अनुबंध भी आप में से बहुत ज़्यादा बच्चे जानते नहीं होंगे कि अनुबंध क्या होता है, तो आप याद रखें भी एग्रीमेंट बोलते हैं भाई, एग्रीमेंट करने की शक्ति है भाई, ठीक है। तो भाई जितने भी जो एग्रीमेंट होंगे, अनुबंध होंगे, समझौते होंगे, तो वो क्या है कि वो जिला परिषद को मान्य होंगे भाई, क्योंकि जिला परिषद की मंजूरी से हुए हैं। और कुछ कॉन्ट्रैक्ट किसकी मंजूरी से हुए हैं? सरकार की मंजूरी से हुए हैं, सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार हुए हैं। तो ये सभी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जिला परिषद के ऊपर बाध्य हो सकते हैं। तो भाई बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें क्या याद रखना है कि धारा 143 के अंतर्गत क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट को बनाने की बात हुई है। आप याद ये रखें कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बस, ठीक है। धारा 142 में जनरल शक्तियों की बात हुई है, 141 में जिला परिषद के द्वारा शक्तियों को सौंपने की बात हुई है। इसके साथ में थोड़ा सा रिवीजन दे देते हैं। धारा 137 भाई, धारा 137 में क्या है कि जिला परिषद के कार्य व कर्तव्यों की बात हुई है। धारा 138 में क्या बात हुई है कि सरकार हेतु जो कार्य होते हैं, जैसे कुछ निर्माण के कार्य हो गए या फिर किसी स्कूल से या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ कार्य हो गए, तो वो क्या है कि वो जिला परिषद कुछ नियमों का पालन करते हुए अपने पास ले सकती है और सरकार को किसी कार्य के अंदर तकनीकी सलाह भी दे सकती है। किस धारा के अंतर्गत? धारा 138 के अंतर्गत। धारा 139 में आते हैं। धारा 139 के अंतर्गत कमेटीज की बात हुई है, समिति की बात हुई है। कहा गया है कि जिला परिषद कोई भी कमेटी का गठन कर सकती है, लेकिन उसके अंदर जो अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट क्या होगा? प्रेसिडेंट एक्स ऑफिस चेयरमैन होगा भाई। किसका? जितनी भी कमेटी बनेगी उसका एक्स ऑफिस चेयरमैन कौन होगा भाई? प्रेसिडेंट होगा भाई। इसके बाद बात आती है एक्स ऑफिस सेक्रेटरी कौन होगा भाई? कौन होगा भाई? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्या होगा? एक्स ऑफिस क्या होगा? सेक्रेटरी होगा, ठीक है भाई। किस धारा के अंतर्गत? धारा 139 के अंतर्गत। धारा 140 में चलते हैं कि समिति की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार इलेक्शन होंगे, किस प्रकार नियम बनाए जाएंगे, किस प्रकार समिति का संचालन, कार्य का संचालन होगा। धारा 140, 141, 42 और 43। और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया भाई, चैप्टर नंबर 16, जिसमें कार्यों की बात हुई है। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं। चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या करेंगे कि जिला परिषद कौन कौन से टैक्स लगा सकती है। तो थोड़ा बता देते हैं, चैप्टर 17 है वो टैक्सेशन के बारे में है भाई, ठीक है। और अगर हम देखें तो अगर पंचायत समिति में टैक्सेशन की बात कौन से चैप्टर के अंतर्गत हुई है? तो चैप्टर 11 के अंतर्गत हुई है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि जिला परिषद के ऊपर नियंत्रण किसका होगा, यानी कि जिला परिषद के ऊपर देखरेख कौन करेगा। और आप जानते हैं कि देखरेख तो अब जिला परिषद के ऊपर क्या बचा हुआ है? सरकार बची हुई है, उसी का ज़्यादा नियंत्रण रहेगा भाई। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं, चैप्टर नंबर 17 टैक्स लगाने की बात होगी। धन्यवाद।